आप सभी को जोहार। आज हम लोग जेटेट सीडीपी में जो टॉपिक है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हमें अच्छे से इस टॉपिक को समझना चाहिए, क्योंकि आने वाले जेटेट की परीक्षाओं के लिए एक शिक्षक के लिए शिक्षण प्रक्रिया और अधिगम प्रक्रिया दोनों को ही सही ढंग से जानना आवश्यक है। तो इसीलिए इस टॉपिक में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आने वाला समय में हम लोग भेज रहे हैं और कुछ गेस्ट क्वेश्चंस भी इस वीडियो के माध्यम से आपको भेज दिए जाएंगे। इसीलिए अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें और साथ ही इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैंने इसमें शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाओं के बारे में बताया है, फिर बीच में कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है और अंतिम में इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में मैंने विस्तृत जानकारियाँ दी है। तो इसीलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए, जिससे आपका ये पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोग जानेंगे स्पेशली जेटेट के सीडीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें से ये हम जानेंगे कि बच्चे कैसे सीखता है और शिक्षक कैसे सीखता है। दोनों ही प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है और कैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा हम अपने बच्चों के लर्निंग्स को बेहतरीन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षण क्या है। शिक्षण यानी टीचिंग, इसका अर्थ है एक उद्देश्यपूर्ण, योजनाबद्ध और सामाजिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से शिक्षक बच्चों को ज्ञान, कौशल, उनके व्यवहार या अभिवृत्ति के साथ साथ उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं शिक्षण। शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं क्या है कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी इसका एक उद्देश्य होता है, इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय भूमिका में रहते हैं। इसका अर्थ केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर यह प्रमुख भूमिका प्रदान करता है। इसमें शिक्षण में शिक्षक बालक की रुचि, उसकी आवश्यकता और उसकी क्षमता का ध्यान रख के उसी आधार पर उसको शिक्षण करता है। साथ ही एक प्रभावी शिक्षण में प्रतिक्रिया या फीडबैक होती है, यानी कभी कभी शिक्षण की प्रक्रिया में हमें विभिन्न विधियों का उपयोग करना पड़ता है। अगर बच्चे को एक विधि समझ नहीं है तो दूसरी विधि, दूसरी नहीं तो तीसरी विधि, जिससे कारण हमें बीच बीच में बच्चों से फीडबैक लेने की आवश्यकता होती है। और शिक्षण सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि अधिगम का क्या अर्थ है। अधिगम वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव, अभ्यास और अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, व्यवहार, दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। तो इसी को हम बोलते हैं अधिगम। यानी इसके द्वारा व्यक्ति में क्या क्या आता है, उसके जो भी ज्ञान है, कौशल है या उसके व्यवहार में परिवर्तन। जैसे बच्चों में हम अधिगम की प्रक्रिया डालते हैं, ठीक है, यानी बच्चे जैसे बार बार अभ्यास करके साइकिल चलाना सीखता है, ये एक अधिगम है, ठीक है। तो ये एक अधिगम प्रक्रिया। अधिगम की क्या क्या विशेषता है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है। अधिगम अनुभव पर आधारित होता है। बहुत सारे व्यक्ति जो स्कूल नहीं गए हुए रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने अनुभवों के माध्यम से चीज़ों को सीखा। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है, यानी सीखने के बाद व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, सोच, व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण हो सकता है, यानी विद्यालय में अधिकांश अधिगम निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कराया जाता है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे, माता पिता, शिक्षक, मित्र और समाज सभी से सीखते हैं। अधिगम एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके माध्यम से बच्चे सुनकर नहीं बल्कि अपने से करके, प्रश्न पूछकर या अनुभव करके प्रभावी ढंग से सीखते हैं। अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया है जिससे बच्चे एक ही गति से और अच्छे तरीके से सीखते हैं। और शिक्षण और अधिगम में क्या संबंध है। शिक्षण और अधिगम अलग अलग नहीं देखा जाना चाहिए। शिक्षण सीखने का अवसर प्रदान करता है, जबकि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। यानी एक अच्छा शिक्षक केवल जानकारी नहीं प्रदान करता है, बल्कि ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसके द्वारा बच्चे स्वयं को सीख सके। सबसे महत्वपूर्ण बात, शिक्षक केंद्रित होने के बजाय बाल केंद्रित होना जरूरी है। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं में कैसा आता है कि शिक्षण अधिगम के दौरान अनेक से प्रक्रियाएं कार्य करती है, जिसमें ध्यान, प्रेरणा, अनुभव, बोध, अभ्यास, प्रतिक्रिया, मूल्यांकन, पुनर्परण और अधिगम, ये उसकी मूल प्रक्रिया है। इनको हम अब लोग विस्तार से जानेंगे। ध्यान मतलब अधिगम के सबसे शुरुआत ध्यान से होती है, यानी बच्चा विशेष ध्यान नहीं देगा तो उसमें कोई भी विषय को समझ नहीं पाएगा और उसे कठिनाई महसूस होगी। यानी अब शिक्षक कैसे ध्यान आकर्षित कर सकता है। रोचक प्रश्न पूछ के, चित्र एवं वीडियो का प्रयोग करके, कहानी सुनाकर,
वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करके या गतिविधियों के माध्यम से या बच्चों के पूर्व अनुभव के आधार से जोड़ के। इसीलिए बच्चे को ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक शिक्षक को शिक्षण सामग्री रोचक, अर्थपूर्ण और बाल केंद्रित बनाना चाहिए। प्रेरणा यानी मोटिवेशन। प्रेरणा वह आंतरिक प्रेरणा होती है जिसमें किसी को भी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा के दो अलग अलग प्रकार है। एक आंतरिक प्रेरणा जिसमें बच्चा अपने रुचि और संतुष्टि के अनुसार सीखता है, जैसे बच्चा विज्ञान का प्रयोग करता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है, ठीक है। दूसरा बाह्य प्रेरणा यानी बाहरी पुरस्कार या प्रोत्साहन करके बच्चा सीखता है, यानी केवल बच्चे अच्छे अंक पढ़ने के लिए प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रभावी शिक्षण के लिए हमें आंतरिक प्रेरणा को अधिक महत्व देना चाहिए। अब आता है पूर्व ज्ञान। बच्चे विद्यालय में खाली दिमाग लेकर नहीं आता है, बल्कि उसके आसपास समाज और पहले से प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर सीखता है। जैसे मान लीजिए गणित में अगर जोड़ पढ़ाने से पहले शिक्षक पूछता है कि यदि आपके पास 3 आम है और 2 आपको मिल जाए तो कुल कितने आम हो गए। यानी इस प्रकार के जो प्रश्न पूछा गया है ये पूर्व ज्ञान आधारित होता है, यानी ये ऐसे प्रश्नों को बच्चे पहले से जानते हैं। यानी नया ज्ञान में पहले से हुए नया ज्ञान तो उसके पास ऑलरेडी शिक्षक के द्वारा दिया जाएगा, जब पहले से बच्चों के द्वारा सीखा गया ज्ञान है, ठीक है। अगर दोनों ज्ञान जब जुड़ जाता है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और ज़्यादा प्रभावी बन जाती है। अनुभव, बच्चे अनुभव के माध्यम से प्रभावी ढंग से सीखते हैं। जैसे पौधों के बारे में पाठ्य पुस्तक पढ़ने के बजाय अगर हम बच्चों को बगीचे में ले जाकर निरीक्षण करते हैं तो बच्चा जो देखता है वो प्रश्न को पूछ सकता है, जिससे उसका अधिगम प्रक्रिया ज़्यादा आसान हो जाती है। इसके अलावा वो तुलना कर सकता है और निष्कर्ष निकाल सकता है। इसलिए अनुभवात्मक अधिगम या एक्सपीरियंस लर्निंग सबसे महत्वपूर्ण है। बोध और समझ, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है सिर्फ तथ्यों को याद करना अधिगम नहीं है, बल्कि क्या करना है, बच्चे ये समझता है कि किसी भी नियम का प्रयोग क्यों और कैसे किया जाता है। यानी अधिगम अर्थपूर्ण माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि यदि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है तो ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसको क्या सिखाना है, बच्चों को तापमान, वायुदाब, उबलने की प्रक्रिया, ठीक है। तो इस सारी प्रोसेस या प्रक्रिया को बच्चों को सिखाना जरूरी है। अभ्यास के द्वारा अधिगम मजबूत होते हैं। गणित में प्रश्नों का अभ्यास करना, लिखावट का अभ्यास करना, पढ़ने का अभ्यास करना, भाषा बोलने का अभ्यास करना, प्रयोगात्मक गतिविधियों के द्वारा बच्चे क्या कहता है, अर्थपूर्ण और समझ आधारित होना चाहिए, केवल यांत्रिक दोहराव नहीं होना चाहिए। प्रतिक्रिया में आता है फीडबैक, यानी बच्चों की जानना आवश्यक है उसने क्या किया और कहाँ सुधार की आवश्यकता होती है, यह है फीडबैक, ठीक है। अच्छी प्रतिक्रिया के समय पर दी जानी चाहिए। प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। बच्चे के प्रयास पर केंद्रित होना चाहिए। बच्चे को रास्ता बताए और बच्चे को हतोत्साहित नहीं करे, ये एक अच्छा प्रक्रिया का गुण होना चाहिए। उदाहरण के लिए कभी भी आप ये नहीं बता सकते तुम्हें कुछ नहीं आता है, बल्कि तुमने सही तरीका चुना है और तीसरे चरण में जो गलती उसको दोबारा देखो। ये एक बच्चों के प्रतिक्रिया देने का सही तरीका है। पुनर्बलन, ये इन्फोर्समेंट किसी व्यवहार को दोहराने की संभावना बढ़ाने वाली प्रोत्साहन को पुनर्बलन बोला जाता है। सकारात्मक पुनर्बलन में प्रशंसा आता है, प्रोत्साहन आता है, स्टार या बैच देते हैं या सकारात्मक टिप्पणी करते हैं या बच्चे के प्रयास की सराहना करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि पुनर्बलन का उद्देश्य बच्चों के केवल पुरस्कार का आदि नहीं बनाना है, बल्कि सीखने के लिए प्रोत्साहित करना होना चाहिए। स्मृति, सीखी हुई जानकारी को संग्रहित करना और आवश्यकता पड़ने पर पुनः उस जानकारी को अगर हम इकट्ठा करते हैं, यानी पहले से जो सीखा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं स्मृति। यानी इसमें क्या होता है कि अर्थपूर्ण अधिगम होता है, साथ साथ पुनरावृत्ति होने की चांस रहती है। उदाहरण दे सकते हैं, चित्र दे सकते हैं और माइंड मैपिंग के आधार पे या अभ्यास या अनुभव के आधार पे हम लर्निंग कर सकते हैं। यानी सीखी हुई सामग्री का रट कर तुलना करने में अधिक उपयोगी होता है। चिंतन एवं तर्क, यानी ये क्या तो उच्च स्तर का अधिगम प्रक्रिया है जिसमें केवल सीमित जानकारी को याद रखना नहीं है, बल्कि क्यों, कैसे और यदि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, दोनों में क्या अंतर है, इसका समाधान कैसे हो सकता है। तो ये थिंकिंग और रीजनिंग अभी वर्तमान युग की सबसे महत्वपूर्ण विषयता है। अगर कोई भी चीज़ बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए, जिससे कारण क्या होता है, तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन विकसित होती है, जिससे बच्चे का लेवल बढ़ता है। अगला आता है समस्या समाधान। समस्या समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें बच्चा किसी समस्या को देखकर उसकी संभावित समस्याओं को सोचता है। जैसे सामान्य चरण में समस्या की पहचान, जानकारी को एकत्रित करेंगे, संभावित समस्या का जो समाधान उसको निष्कर्ष करेंगे और निरीक्षण करेंगे और फिर उसको हम लोग फाइनली एक निष्कर्ष निकालेंगे। इसे मान लीजिए विद्यालय में पानी की बर्बादी हो रही है तो बच्चों को कारण और खोजने का
समाधान का मौका मिलना चाहिए। अंतःक्रिया अधिगम केवल शिक्षक और विद्यार्थी के बीच नहीं होता, बल्कि अंतःक्रिया हो सकती है, यानी शिक्षक और विद्यार्थी, विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी शिक्षण सामग्री, विद्यार्थी पर्यावरण। तो ये है, यानी इसके माध्यम से क्या होना चाहिए, समूह कार्य होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, सहकार अधिगम आदि या सामाजिक अंतःक्रिया आदि बढ़ाती है। भाषण की भूमिका, भाषण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यानी बच्चे भाषण के माध्यम से विचार व्यक्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अनुभव साझा कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं और दूसरों के विचार को समझते हैं। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की मातृभाषा घर के सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग होना चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, बच्चे का अधिगम उसके सामाजिक और सांस्कृतिक अधिगम से प्रभावित होता है, यानी भाषा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके माध्यम से बच्चे अपने आप में एक्सप्रेशन कर सकते हैं। जैसे वो कहाँ एक्सप्रेस कर सकते हैं, परिवार, संस्कृति, समुदाय, अनुभव, सामाजिक परिवेश, ठीक है, यानी ये भाषा उसके सीखने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए शिक्षक को विभिन्न पृष्ठभूमि के जो बालक आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के, उनका हम लोग स्वागत करना चाहिए और उनको किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं है, बल्कि शिक्षक ये जान चुका है कि बच्चा क्या सीख चुका है, कहाँ कठिनाई हो रही है, किस प्रकार कठिनाई हो रही है, ठीक है, किस प्रकार शिक्षण विधि होना चाहिए। और मूल्यांकन की प्रक्रिया में हम आते हैं रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। इसके अलावा डायग्नोस्टिक मूल्यांकन भी होता है। फॉर्मेटिव में सीखने के दौरान किया जाता है, समेटिव किसी इकाई या अवधि के अंत में, और नैदानिक जब कोई कठिनाई आती है कोई सेक्शन में या कोई पाठ में, तब हम उसको बोलते हैं नैदानिक मूल्यांकन। व्यक्तिगत भिन्नता, हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे में अंतर हो सकता है। किसमें अंतर हो सकता है, बुद्धि में, रुचि में, सीखने की गति में, भाषा में, अनुभव में, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक पृष्ठभूमि और अभिव्यक्ति के तरीके भी सबसे अलग हो सकते हैं। इसीलिए शिक्षक को सभी बच्चों को से एक ही तरीके और एक ही गति से सीखने और अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका, आधुनिक शिक्षण प्रणाली में शिक्षक की भूमिका न केवल ज्ञान देने वाला व्यक्ति के रूप में है, बल्कि हम उसको मार्गदर्शक, सहायक, सुगमकर्ता, प्रेरक और मूल्यांकनकर्ता का साथ साथ सीखने का वातावरण प्राप्त करने वाला भी होना चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों को प्रश्न पूछकर देना चाहिए, चर्चा का अवसर देना चाहिए, गतिविधि आधारित शिक्षण करना चाहिए, गलतियों से सीखने की ज़्यादा अवसर मानना चाहिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। अब हम आते हैं बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली शिक्षण प्रक्रिया का एक सक्रिय भाग माना जाता है, जिसमें शिक्षक केंद्रित होता है। शिक्षक बोलता है, बच्चे सुनते हैं और बच्चे याद करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा प्रणालियों में एक माना जाता है, जिसमें शिक्षक प्रश्न करता है, बच्चे सोचते हैं, चर्चा करते हैं, गतिविधि करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। अब आते हैं निर्माणवादी दृष्टिकोण या कंस्ट्रक्टिज्म। ये क्या, निर्माणवाद के अनुसार बच्चा केवल ज्ञान शिक्षक से प्राप्त नहीं करता, बल्कि अपने पूर्व ज्ञान अनुभवों के आधार पर स्वयं का ज्ञान का निर्माण करता है। तो निर्माणवादी दृष्टिकोण में कक्षा में क्या होना चाहिए, बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने अनुभव से भी बता सकते हैं, समस्या का समाधान खोजने में करते हैं, समूह में कार्य करते हैं और शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में निभाते हैं। उदाहरण के लिए यह शिक्षक यह बताता है कि पानी क्यों और वस्तुएं पानी में क्यों तैरती है या डूबती है। बच्चे अपने वस्तुओं को देखकर प्रयोग करके सीखते हैं, जिससे वे चीज़ों को जान पाते हैं। अब हम बात करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। सबसे पहले विद्यार्थियों से संबंधित जो कारक हैं, रुचि। अगर बच्चे में रुचि नहीं है तो नहीं सीख पाएगा। प्रेरणा, पूर्व ज्ञान, बुद्धि, ध्यान, स्वास्थ्य, भावनात्मक स्थिति, ये सब चीज़ है इसके प्रमुख कारक। और शिक्षक संबंधित शिक्षण विधि और विषय का ज्ञान। इसके अलावा व्यवहार, प्रतिक्रिया और कक्षा प्रबंधन के तरीके। वातावरण से क्या होना चाहिए, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, सहपाठी, परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण किस प्रकार की होनी चाहिए। शिक्षण सामग्री संबंधित सामग्री क्या होना चाहिए, पुस्तक होना चाहिए, चित्र होना चाहिए, ठीक है, मॉडल होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, ठीक है। ये शिक्षण सामग्रियों का एक लिस्ट है। इसके अलावा डिजिटल सामग्री को भी हम लोग साथ में रख सकते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से हम लोग, ठीक है, शिक्षण कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं टेट के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। शिक्षण अधिगम, यानी अधिगम एक प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है। बच्चे निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं है। पूर्व ज्ञान अधिगम का आधार है और व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान आवश्यक है। गलतियाँ अधिकतम
अधिगम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। यानी बच्चे गलती करेंगे तो एक नया चीज़ सीखेंगे। शिक्षक की भूमिका एक फैसिलिटेटर या सुगमकर्ता की भूमिका में होती है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रभावी अधिगम को बढ़ावा देती है। रटने की अपेक्षा बच्चों को समझ और अनुप्रयोग के महत्व के आधार पर सिखाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा प्रतिक्रिया अधिगम को सुधार बनाती है। मूल्यांकन केवल परीक्षा का अंक देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सरकारी एवं समूह अधिगम को अधिक कौशल विकसित होता है। अच्छा शिक्षक बच्चे को सोचने, प्रश्न करने और समस्या समाधान पर अवसर देता है। तो परीक्षा के लिए एक ही लाइन में है कि ध्यान, पूर्व ज्ञान, अनुभव, साझा प्रतिक्रिया, पुनर्बलन, चिंतन, समस्या समाधान या मूल्यांकन। तब इसको पूरी हिस्सा को हम बोलते हैं प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। चलिए अब कुछ प्रश्नों में हम लोग जोर देते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो इसी टॉपिक शिक्षण अधिगम के मूल प्रक्रिया संबंधित है। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, अधिगम की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? किसको अधिगम बोलेंगे? अधिगम का मतलब होता है अनुभव और अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन आता है। आधुनिक शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या है? सुगमकर्ता और मार्गदर्शक की। बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे अधिक महत्व किसे दिया गया है? बच्चे की सक्रिय भागीदारी, यानी उसमें बच्चा केंद्र बिंदु में है। यदि शिक्षक का नया विषय पढ़ाने के लिए बच्चों से पूर्व अनुभव के बारे में पूछते तो किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? यानी पूर्व ज्ञान से संबंधित। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम विशेषता नहीं है? केवल विद्यालय में होता है अधिगम। ठीक है, क्योंकि अधिगम हर जगह होता है। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? रुचि और आनंद के लिए पढ़ना। एक बच्चा विज्ञान का प्रयोग इसलिए करता है कि उसे प्रयोग करने में आनंद आता है। यह किसका उदाहरण है? आंतरिक प्रेरणा का। प्रभावी प्रतिक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सुधार के लिए स्पष्ट निर्देश नहीं देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण है? सकारात्मक पुनर्वलन यानी जिसमें हम बोल सकते हैं बच्चे के अच्छे प्रयास की प्रशंसा करना, ये सकारात्मक है। अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक की क्या प्राथमिकता होना चाहिए? शिक्षक को समझ और अनुप्रयोग को बच्चों के लिए अवसर बढ़ाना चाहिए। निर्माणवादी दृष्टिकोण के अनुसार क्या है? निर्माणवादी अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। निर्माणवादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शक और सुगमकर्ता। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अनुभव व अनुभवात्मक अधिगम को सर्वोत्तम उदाहरण है? पौधों का वास्तविक निरीक्षण करना। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आने वाले समय में अब तक हम अच्छे वीडियो को पहुंचा पाए। इसलिए आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आपके कोई दोस्त जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में जेटेट के साथ साथ उन्होंने नियुक्ति परीक्षाओं के लिए भी कुछ स्टडी मटेरियल लाएंगे, जिससे आपको सरकारी शिक्षक बनने या अन्य कोई भी नौकरी KVS NVS वगैरह में भी निकालने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि अनुभवात्मक अधिगम का सर्वोत्तम उदाहरण है? पौधों का निरीक्षण करना। यदि बच्चा बार बार अभ्यास करके साइकिल चलाना सीखता है तो किसका उदाहरण है? ये अधिगम का उदाहरण है। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है बच्चों की क्षमता और रुचियों और सीखने की गति में अंतर होना। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते शिक्षक क्या करना चाहिए कि विभिन्न शिक्षण विधियों का अवसर करके उसको उपयोग करेंगे। अधिगम में ध्यान का क्या महत्व है? यह सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। समस्या समाधान आधारित शिक्षण में बच्चों को किस प्रकार कार्य करने का अवसर मिलता है? समस्या पर विचार करके समाधान खोजने का अवसर मिलता है। कौन सा उच्च स्तरीय थिंकिंग उदाहरण है? किसी भी समस्या के विभिन्न समाधान का खोज करके उसकी तुलना करना। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? अधिगम की प्रकृति और कठिनाइयों का समझाना। रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? सीखने की प्रक्रिया के दौरान। यदि शिक्षक जानना चाहता है कि किसी बच्चे को गणित में कठिनाइयाँ हो रही है, किसी विषय अवधारणा में हो रही है, तो कौन सा निदान सबसे उपयोगी है? नैदानिक निदान। बच्चों के बीच समूह चर्चा कराने के लिए प्रमुख शैक्षिक लाभ क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया और विचार विनिमय को बढ़ता है। एक शिक्षक बच्चों को उत्तर बजाने के बजाय स्वयं प्रश्न पूछकर निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करता है। यह किसका उदाहरण है? यह निर्माणवाद दृष्टिकोण।
अधिगम को सबसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए, नया ज्ञान जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चे के नए पूर्व ज्ञान पर अनुभव से सिखाना चाहिए। निम्नलिखित में जो कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण है? बच्चे प्रश्न करें, चर्चा करें और गतिविधि में भाग लें। यह सबसे बेस्ट है बाल केंद्रित कक्षा का अधिगम या बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण। यदि बच्चा किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो क्या करना चाहिए? बल्कि कारण समझाकर उसको उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सबसे उपयुक्त क्रम है? इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, ध्यान, प्रक्रिया, अनुभव, समझ, अभ्यास और प्रतिक्रिया। एक शिक्षक बच्चों के स्थानीय बाजार ले जाकर गणितीय गणनाओं की वास्तविक जीवन में प्रयोग करके बताता है। तो ये किस प्रकार का अधिगम है? ये है अनुभवात्मक अधिगम। और ये अंतिम प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? शिक्षण एक प्रक्रिया है, एक सक्रिय, सामाजिक और अनुभवात्मक प्रक्रिया है। चैनल बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।